राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार किया प्रदान। राष्ट्रपति का सतत विकास लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से उभरते क्षेत्रों में निवेश करने और भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करने का किया आह्वान। कुरुक्षेत्र के थानासर अनाज मंडी में आज से धान की सरकारी खरीद हुई शुरू। सिरसा में फसल खरीद की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने कालावाली अनाज मंडी का किया दौरा। और हांगचोआओ में एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में भारत की सिफत कौर समरा ने जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्धारित समय पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर की भागीदारी आवश्यक है। इंदौर जैसे शहर में जन भागीदारी से स्वच्छ तथा हरित शहर सुनिश्चित होता है। इंदौर, सूरत, कोहिमा, श्रीनगर और कई अन्य शहरों ने जन भागीदारी द्वारा सुव्यवस्थित शहरीकरण के सफल उदाहरण प्रस्तुत किए। ये प्रसन्नता की बात है कि वाराणसी, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे स्मार्ट सिटीज में लैंड रिक्लेमेशन किया जा रहा है और नदियों के किनारे सार्वजनिक स्थान विकसित किया जा रहा है। में रिवर फ्रंट्स विकसित करने और झीलों तथा जल निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की बात भी कही। देश में कई हिस्सों में कई तरह के उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी और आवास कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन समूचे देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण है। कोरोना महामारी के बावजूद स्मार्ट सिटीज मिशन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अहमदाबाद की साइंस सिटी में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के व्यवसायियों और निवेशकों से उन उभरते क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश के विकास और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका सपना गुजरात को देश के विकास का इंजन बनाना था और अब जब वे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उनका सपना भारत को विश्व के विकास का इंजन बनाना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा उस समय शुरू हुई थी जब गुजरात का वित्तीय क्षेत्र भयानक भूकंप और हिंसा के कारण विशेष रूप से संकट में था। नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। पीएम
मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल सहित बहुत से दिग्गज उद्योगपति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने साइंस सिटी में जलीय गैलरी का भी अवलोकन किया। इस गैलरी में जैव विविधता और समुद्री जीवन का नजारा होता है। पीएम मोदी ने गैलरी के अवलोकन को शिक्षाप्रद अनुभव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वडोदरा उसमें एक बड़ी मिसाल है। गुजरात के जिस विकास मॉडल की आज दुनिया भर में चर्चा होती है, उसमें नारी शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एना द्वारा मारी एक कोशिश है का देशनी मातृशक्तिનું कर्ज उतारू। आ कायदो भविष्यમાં विधानसभाओं लोकसभाओं महिलाओं ने 33% आरक्षण ये હવે પાકું થઈ ગયું। હું આપ સૌને આ મહત્વપૂર્ણ કાયદા માટે, આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય માટે इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छोटा उदयपुर में कार्यक्रम के दौरान गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी को उनकी पुरानी तस्वीरें भी भेंट की गई। पीएम मोदी ने 5200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने से पूरे गुजरात में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। આજે અનેકવિધ યોજનાઓ દ્વારા અનેક પ્રકારના વિકાસની દિશામાં ખૂબ આશાવાદી વિચાર લઈને આગળ વધી રહ્યા છે। આઝાદીના આટલા બધા દશકો બાદ આદિવાસી ગૌરવ માટે, સન્માન માટે મને અવસર મળ્યો। હવે ભગવાન બિરસા મુંડા એમનો જે જન્મદિવસ છે એને જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે આખો હિન્દુસ્તાન મનાવે છે। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। इन राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी चल रही है। एनआईए के सूत्रों ने बताया कि दूसरे देश में स्थित खालिस्तानी और गैंगस्टर तत्व भारत में हवाला के जरिए ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। जांच एजेंसी को खालिस्तानी, आईएसआई और गैंगस्टर गठजोड़ के बारे में सुराग मिले थे। गिरफ्तार गैंगस्टरों और खालिस्तानियों से मिली जानकारी से पता चला है कि खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ आतंकवादी फंडिंग, हथियार आपूर्ति और विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सेक्टर 7 में सामुदायिक केंद्र में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। करनाल विधानसभा क्षेत्र का ये 19वां जन संवाद कार्यक्रम था। इस मौके पर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अब हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही उनका परिवार हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां अब विधुरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2750 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। इतना ही नहीं, कुंवारों को जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच में है, उन्हें भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल रेलवे स्टेशन पर 52 लाख रुपए की लागत से 3 लिफ्टों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे पर आधुनिकीकरण के लिए 1309 स्टेशनों की पहचान की गई है। पलवल स्टेशन भी उनमें से एक है। इस योजना के तहत पलवल स्टेशन के विकास के लिए कुल 34.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें बिल्डिंग निर्माण, फुट ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्म शेल्टर, कवरिंग और सरफेसिंग आदि का कार्य होना है। इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी यात्रियों को स्टेशनों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना, सर्कुलेटिंग एरिया को स्टेशन की जरूरतों के मुताबिक बेहतर बनाना, वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, शौचालयों का निर्माण, आधुनिक लिफ्ट, सफाई की व्यवस्था करना एवं सभी यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करना शामिल है। आज उन 3 लिफ्टों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। लगभग 52.5 लाख रुपए की उन पर लागत आई है, यानी कि एक लिफ्ट पर 17.5 लाख रुपए की। इसके साथ साथ फरीदाबाद इस पलवल रेलवे स्टेशन का द्वार भी किया जा रहा है, रीडेवलप भी किया जा रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया है। वो लगभग 34 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन को एक नया रूप दिया जाने वाला है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। उस रेलवे स्टेशन को के लिए जो अप्रोच है वो भी बहुत सुंदर होगी। उसमें वेटिंग रूम भी होगा, 15.25 करोड़ की बिल्डिंग होगी, 13 करोड़ के 2 एफओबी होंगे, एक एफओबी 12 मीटर चौड़ा होगा, जिस पर स्टॉल भी होंगे। दैनिक यात्री एसोसिएशन के प्रधान प्रकाश मंगला और यात्री सौरभ ने बताया कि लिफ्ट के शुरू हो जाने से अब रेल यात्रा करने के दौरान बुजुर्गों और अन्य लोगों को एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में अब असुविधा नहीं होगी। जो लिफ्ट का काम स्टार्ट हो रहा है वो हमारे लिए, दैनिक यात्रियों के लिए और अन्य यात्रियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी, महिलाएं, बच्चे इस लिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत सुविधा होगी। पलवल जिले के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो बुजुर्ग और महिलाओं को होती है। तो ऐसे में आज से जैसे लिफ्ट चालू हो जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी फायदा होगा। पशुपालन विभाग प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पशुपालन विभाग भिवानी पशुओं की मुंहखोर, गलघोटू व लिम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाकर वैक्सीनेशन में प्रदेश भर में प्रथम रहा है। इसके तहत 4 लाख से अधिक पशुओं को अकेले भिवानी जिले में टीकाकरण करने में पशुपालन विभाग सफल रहा है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि पशुधन बीमा योजना के तहत भिवानी जिले में अब तक करीब 13,000 पशुओं का बीमा किया गया है, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। लिम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए जिले में 1,12,000 गोवंश की वैक्सीनेशन की गई है, जो प्रदेश में अव्वल है। भिवानी सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे था और उसी को देखते हुए एसएस साहब ने आदेश दिए उसी मीटिंग में कि भिवानी को स्पेशल एप्रिसिएशन लेटर दिया जाए उनकी अच्छी अचीवमेंट के कारण। गवर्नमेंट की स्कीम चली हुई है पशुओं का बीमा, 100 रुपये से 300 रुपये तक बीमा करते हैं हम।
एससी कैटेगरी के लिए हमारा बीमा फ्री है बगैर किसी पैसे के। उसमें हम आज तक अगर मैं बोल दूँ तो 13,400 इंश्योरेंस हमारे हुए हैं, छोटे बड़े पशु सबके। एलएसडी था, एलएसडी की भी यही टीमें थी, 48 टीमें थी। उन्होंने भी 1 महीने का टाइम था, उसमें भी उन्होंने टाइम से पहले ही 1,08,000 पशुओं को वैक्सीनेशन किया। पशुपालक राजपाल उदय भान बेहन्नी ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा मुंहखोर गलघोटू लंपी बीमारी व ब्रुसेलोला बीमारी के लिए टीकाकरण अभियान व्यापक स्तर पर चलाया गया है, जिसके चलते उनके पालतू पशु इन बीमारियों से बचे हुए हैं तथा उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ रहा है। घर घर जाके इनका उपचार किया है, सभी को टीकाकरण किया है और भी कोई जैसे बीमारी आई उसमें फ़ोन पे भी जानकारी दी है और बोला है कि भी कोई भी बीमारी हो तो तुरंत संपर्क करें। और भिवानी जो डॉक्टरों की टीम है वो बहुत अच्छी है, प्रथम रही है हमारी। हमारे घर घर जाके सभी डॉक्टरों ने और हर घर में कोई घर बकाया नहीं छोड़ा किसान का, और सब के हर तरह की जो बीमारी थी 3-4 तरह की चल रही थी उसमें टीका घर घर जाके डॉक्टर ने इतनी मेहनत करी। ये जी लंपिंग आई थी, मुँह खुरी की आई थी, एक और से जी गलघोटू उसकी भी आई थी, उसमें भी हमारे भिवानी में। प्रधानमंत्री रोजगार मेला योजना 2023 के तहत भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व राज्य सरकार के रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज भिवानी के रोजगार कार्यकाल में एक रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया, जिसमें 100 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित किया गया। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर व मल्टीटास्क के पदों पर युवाओं का चयन किया गया है। भिवानी के सहायक रोजगार अधिकारी दीपक शर्मा ने रोजगार मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेले का उद्देश्य नियोक्ता तथा अभ्यर्थी के बीच मध्यस्थता करके उन्हें रोजगार दिलवाना है, ताकि युवाओं को निःशुल्क रोजगार मिल सके तथा किसी मध्यस्थ या ठेकेदार की जरूरत ना पड़े। इसके चलते आज 2 संस्थाओं द्वारा युवाओं के इंटरव्यू लेकर उन्हें रोजगार दिया गया है। जुड़ना चाहते हैं जो कि लोकल डिमांड को बूस्ट कर सकें। जितने भी शहर में जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी रिटेल शॉप्स हैं या फिर मॉल्स हैं, अगर ये एम्प्लॉयर्स हम तक जुड़ जाएं तो हमारे पास एक अच्छा खासा डाटाबेस है जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि आप दिखाएंगे यहाँ पे। तो आप हमसे जुड़ेंगे तो एक हम जो मेन टास्क है रोजगार विभाग का कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को मिलाना और रोजगार का सृजन करना, तो इस कार्य में सबसे ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर हम तक पहुँचें। विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो भर्ती करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ आए, हम ये निःशुल्क सुविधा चलाते हैं। और जिस तरह से भारत जो है हमें 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसमें जो है वर्कफोर्स जो है लेबर फोर्स उसका पार्टिसिपेशन सबसे ज़रूरी है। मेले में पहुंचे युवाओं ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से उन्हें अपनी योग्यता अनुसार रोजगार मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का धन्यवाद किया। वगैरह के लिए आए इधर इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारे इंटरव्यू अभी हो गया, तो हमारा सिलेक्शन भी हो गया अभी। तो अभी यहाँ पे सैलरी भी 15 से 20 हज़ार पे सैलरी है। चलो अच्छे है। हमें अभी स्टडी की थी तो 1 साल से घर पे फ्री थे, तो अभी जॉब के लिए घूमे थे तो हमें आसानी से जॉब भी नहीं मिली थी। तो अभी ये जो स्वरोजगार मेले का आयोजन किया हुआ है, सर मैं बोल रहा हूँ सर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे जितने विद्यार्थी स्टूडेंट हैं जो घर पे फ्री बैठे हैं, उनको आसानी से इसके माध्यम से आसानी से वैकेंसी निकलती है उनमें आसानी से नौकरी वगैरह मिल जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी माना गया है कि यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी आती है और ट्रेड के बारे में पूछती है, जिस ट्रेड में आए हुए और बहुत अच्छी वो देती है। कुरुक्षेत्र के थानासर अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडी में धान लेकर आए किसानों को इस बात की खुशी है कि पिछले वर्ष की तुलना में उन्हें धान का ज्यादा रेट मिल रहा है। थानेसर मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि मंडी में धान की आवक जारी है। अब तक 1,98,000 क्विंटल धान पहुंची है और 1,01,500 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद किसान खुश हैं। मंडी में धान लेकर आए किसानों ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में धान का रेट इस बार ज्यादा मिल रहा है।
सीजन को लेकर अनाज मंडी में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंडी में बिजली पानी सफाई व्यवस्था पूरी है और इस बार पिछले साल की वर्षों की तुलना में इस साल रेट अच्छे हैं। पिछले वर्ष 2040 का रेट था, इस वर्ष 2203 तक किसानों का धान बिक रहा है और इस बार आवक जो चल रही है 1,98,000 क्विंटल के करीब अराइवल आ गई है हमारे पास, जिसमें से 1,01,533 क्विंटल सरकार ने खरीद कर ली है और पिछले साल की आवक 24,97,000 क्विंटल थी। हाँ, गेट पास में लगे हुए हैं। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में खरीद जल्दी आ गई है, 25 से शुरू हो गई थी, तो उससे पहले जो जीरी आई हुई है उसके लिए थोड़ा गेट पास कट रहे हैं, वो 1-2 दिन में हमारे गेट पास क्लियर हो जाएंगे। हाँ, हेल्प डेस्क भी खोला हुआ है, कंप्यूटर पे कर्मचारी भी बिठाए हुए हैं जो कि किसी भी किसान को समस्या आने पर उनका निदान करते हैं। मैं सुबह लेके आया दाने, गेट पास मिल गया है, अच्छे रेट पर बिक रहा है। गांव मेरा बख्तला है, पिछले साल से रेट अच्छा आ रहा है, मिल रहा है मुझे बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी डेयरी तुल गई है। की बार गेट पास में कोई टाइम नहीं लगा जी, जल्दी जल्दी काम हो रहा है जी, और अब की बार रेट भी बहुत अच्छे हैं, तब जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं जी, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, खाने पीने का सब अच्छा प्रोग्राम है जी। सिरसा में फसल खरीद की तैयारियों को लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कालावाली अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कपास खरीद प्रक्रिया की जानकारी ली। वे धान की फसल की खरीद को लेकर अतिरिक्त अनाज मंडी के किए गए प्रबंधों का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि धान फसल खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जाएं ताकि फसल खरीद में कोई दिक्कत न आए। मंडी में पेयजल, साफ सफाई, सड़क, लाइट आदि प्रबंध पुख्ता रखे जाएं। विभिन्न मंडियों में जो है दौरा किया जा रहा है और जो कमेटी की तरफ से तैयारियां होनी है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारा सीज़न है जो हफ्ते 10 दिन में शुरू होने की जिसका आशंका है, तो उसमें जो है हम लोग पहले से ही तैयारी हमारी पूर्ण रूप से हो चुकी हो। 2 मंडियों में जो है इसके सेंटर निर्धारित किए गए और कलावाली में जहाँ तक बात है वहाँ इसकी अप्रूवल जो है चंडीगढ़ से आती है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से अप्रूवल लेने का प्रयास करेंगे, वो उसके लिए प्रयास चल रहा है। उसके आगे अनाज मंडी निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नरमा फसल खरीद को लेकर सोमवार को बोली नहीं होने पर किसानों व व्यापारियों से बातचीत की। उपायुक्त ने मार्केट कमेटी के सचिव को निर्देश दिए कि किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत न आए, इसलिए सरकार के नियम अनुसार फसल की बोली करवाई जाए और सही तरीके से तुलाई कराई जाए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यकाल हिसार और नारनौल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कुमारी विद्यावती आनंद डीएवी कन्या महाविद्यालय में 5 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण अभियान और 9 साल सेवा, सुशासन व जन कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कॉलेज के लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों ने पोषण अभियान पर भाषण, पोस्टर, पेंटिंग, नारा लेखन व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं और आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य मीनू शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने छात्रों से संतुलित आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं में पोषण की काफी कमी है, ऐसे में उन्हें पौष्टिक भोजन के बारे में जागरूक करना अति आवश्यक है। और दूसरी जो भी आजकल की इनकी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, जैसे 33% अभी रिजर्वेशन हो गया पार्लियामेंट में भी और बिल पास हो गया है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से दिया और कैसे जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपने कार्य, छोटे छोटे कार्य शुरू करके एक एंटरप्रेन्योर तक पहुंच सकती हैं। क्षेत्रीय कार्यालय नारनौल के प्रमुख राजेश अरोड़ा ने लोगों को स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाई व कुपोषण से निपटने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी का थीम सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण पर आधारित है। इसमें केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। तो केंद्र सरकार की 9 साल के जो उपलब्धियां हैं इसमें दर्शाई गई हैं
और जो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार के क्षेत्रीय प्रभारी दौलत राम ने बताया कि इस प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानें और उनका लाभ उठाएं। वहीं प्रदर्शनी देखने आए विद्यार्थियों ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व पर भी वक्ताओं ने बहुत रोचक शब्दों में जानकारी दी है। क्या अचीवमेंट किए और उसका लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसमें जो योजनाएं दी गई हैं उन योजनाओं को पढ़ें और देखें और तो उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मोदी जी द्वारा चलाई गई बहुत सारी योजनाएं के बारे में हमें दिख सकता है, बैनर्स लगे हुए हैं और भी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर चल रहे हैं काफ़ी सारी, जिससे कि एक युवा को अपने आप की बातें आगे रख सकता है और उन्हें बहुत ही हौसला मिलता है कि आगे पार्ट लेने का। इस कार्यक्रम में हम संतुलित आहार के महत्व को जानेंगे, जो मेरे मतानुसार बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2021 के आंकड़ों में ये पाया गया है कि 22.4 करोड़ भारतीय कुपोषण के शिकार हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश में पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर राज्य में मतदाता सूची बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इस कड़ी में जिला फतेहाबाद में योग्य मतदाता अपने अपने वोट बनवाने के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नगर पालिका सचिव पंकज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मतदाता सूचियों के प्रकाशन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र के केशधारी लोग नगर पालिका में तथा ग्रामीण पटवारी के माध्यम से अपने अपने फॉर्म भरकर भिजवा सकते हैं। पालिका द्वारा जो प्रबंधक कमेटी है उसमें जो गुरुद्वारे हमारे एरिया में आते हैं नगर पालिका रतिया में, हमने सभी मैनेजर साहिबान के पास गुरुद्वारे में फॉर्म्स रखवा दिए हैं। लोग वहां से कलेक्ट करके फॉर्म भर के वापस वहीं पे जमा कर सकते हैं और हमारे कार्यालय से जो स्टाफ है वो वहां से कलेक्ट करके लेके आते हैं। इसके अलावा नगर पालिका रतिया में भी जो स्टाफ है वो कार्यरत है। इस कार्य के लिए लोग नगर पालिका से भी फॉर्म कलेक्ट करके भर के हमें वापस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है मैनेजर साहब से बात हुई थी कि हम जो अपने पार्षद हैं उन सभी से बात करें और लोग जो हैं अपने वार्ड पार्षद के पास फॉर्म जमा करवा दें। लोगों में अच्छा उत्साह है और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग काफ़ी मात्रा में जो है फॉर्म भर के हमें वापस दे रहे हैं। कागजात जमा कराने आए इच्छुक मतदाताओं ने बताया कि वे हरियाणा सरकार का अलग कमेटी बनाकर उसका चुनाव करवाने के निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे प्रदेश के गुरुद्वारों में हरियाणा की कमेटी ही देखरेख करेगी। नॉमिनेट करे हुए ने, उस तो बाद इलेक्शन आऊगा, उस तो चंगी सोच वाले अच्छे धार्मिक ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣੈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾफ़ी ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ वोटां ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। जो गुरुद्वारा कमेटी के वोट बन रहे हैं, हम वोट बनवाने के लिए आए हैं। जो कमेटी बनेगी बहुत अच्छी बात है ये, जो नगर पालिका में अपने सारे कागजात जमा करवाएं वोट बनवाने के लिए। कमेटी बनने से अपने जो शहर में जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनेगी उससे बहुत बढ़िया रखरखाव होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरवीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों व पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के साथ ही भारत में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पानीपत जिले के मतलौड़ा क्षेत्र में युवा वर्ग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में युवतियों ने भी भाग लिया। जागरूकता रैली मतलौड़ा क्षेत्र के गलियों से गुजरी, जहां महिलाओं ने अमृत कलश को नमन करते हुए अमृत कलश में चावल व मिट्टी डाली। नेहरू युवा केंद्र पानीपत के अधिकारी स्नेहलता ने बताया कि सैकड़ों युवाओं ने जब अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए गांव की गलियों से गुजरे, तब पूरे गांव का माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया।
सभी गांव में आज मिट्टी और चावल का आयोजन किया गया और वहां के युवाओं ने, युवतियों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हम ये मिट्टी और चावल दिल्ली पहुंचाएंगे और ये प्रोग्राम 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभी ये सभी गांव के प्रत्येक घर में चल रहा है। इसके बाद ये प्रोग्राम ब्लॉक में चलेगा और वह सारे मटकी कलश यात्रा जो है वो दिल्ली तक जाएगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का थीम है पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लास्ट है। क्लोजिंग है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।